नमस्कार बच्चों, मैं नीरज नागर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे ओरोवेल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में। बेटा नीट के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि नीट के अंदर जो है यहां से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। नीट के अंदर यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि संरचनात्मक संगठन कैसा है, प्राणियों की संरचना कैसे बनी हुई होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बेटा, यहां सबसे पहले अगर संगठन के बारे में बात की जाए, प्राणियों के संगठन के बारे में बात की जाए, तो इनका शरीर जो बना होता है वो कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? कोशिका का बना होता है, यानी सेल का बना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि समान प्रकार की सेल जो है वह एक विशेष प्रकार का क्या बनाती है बेटा? टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। कैसे समान प्रकार का मतलब क्या हो गया कि जिनकी उत्पत्ति समान हो, संरचना समान होनी चाहिए और कार्य भी क्या होना चाहिए बेटा? समान होना चाहिए। तो ये समान प्रकार की कोशिका मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ऊतक कहते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ कोशिका से ऊतक बनाया था, उसी प्रकार के समान प्रकार के जो ऊतक है, ठीक है, यहाँ इंग्लिश में इसे कहते हैं टिश्यू। ठीक है, समान प्रकार के ऊतक जो है वो क्या बनाएंगे बेटा? अंग बनाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं ऑर्गन। ठीक है, और इसके बाद में यह ऑर्गन जो है वह आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? अंग तंत्र, यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। समझ गए बात को? ठीक है, अब यहां जो है सेल्स के बारे में बात की जाए तो सेल के बारे में अपना पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, वहां हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो वहां हम सब जान लेंगे, लेकिन यहां हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब एनिमल टिश्यू के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू जो है वो शब्द दिया किसने था? तो एनिमल शब्द जो था बेटा वो याद रखना है आपको, बाइकार्ट साहब है, बाइकार्ट साहब। उन्होंने 1771 से 1802 के बीच में इसको दिया था। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, उसके बीच में इनको दिया था। आगे अगर बात की जाए, सबसे पहले इसका अध्ययन जो है, सर्वप्रथम अध्ययन, सर्वप्रथम अध्ययन जो है किसने किया था? तो मार्सेलो मेलपिगी ने किया था। कब किया था बेटा? याद रखना है 1661 के अंदर। 1661 के अंदर इन्होंने क्या किया बेटा? अध्ययन किया। 1661 में मार्सेलो मेलपिगी, ठीक है, इन्होंने अध्ययन किया था। मार्सेलो मेलपिगी आपने एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ा होगा। ज्वाला कोशिकाओं की खोज भी इन्होंने ही की थी। पढ़ा है आपने ज्वाला कोशिका? ठीक है, तो ज्वाला कोशिका की खोज भी किसने की थी? मार्सेलो मेलपिगी ने की थी बेटा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? हाँ, एनिमल टिश्यू का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में की जाती है? तो याद रखना, उस शाखा का नाम याद रखना है आपको, हिस्टोलॉजी। क्या याद रखोगे बेटा? हिस्टोलॉजी, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? औत्तिकी। क्या कहते हैं बेटा? औत्तिकी। विज्ञान की वो शाखा जिसमें जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? औत्तिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब इसके बारे में हिस्टोलॉजी यानी इनके अध्ययन के बारे में सबसे पहले विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो याद रखना, एक साइंटिस्ट है बेटा जिनका नाम है जेवियर बिचेट। क्या नाम है बेटा? जेवियर बिचेट। जेवियर बिचेट ने एनिमल टिश्यू को जो है विस्तृत रूप से क्या किया बेटा? वर्गीकृत किया, इसे सही तरीके से जमाया
और फिर इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। और मानव के उस समय जब इनके पास सूक्ष्मदर्शी नहीं थी, उस समय भी इन्होंने मानव के लगभग 41 टिश्यू के बारे में क्या किया था बेटा, अध्ययन किया था। इसीलिए इन्हें याद रखना है, फादर ऑफ क्या कहते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। विशेष याद रखना है, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं। कब अध्ययन किया था इन्होंने, ये भी याद रखना, डाटा याद रख लेना, ठीक है, 1802। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है। तो एनिमल टिश्यू को जो है बेटा 4 भागों में बांटा गया, लेकिन ये भी याद रखना किस आधार पे बांटा गया है। तो ये इसका आधार क्या है, वर्गीकरण का क्या आधार रखा गया, तो याद रखना है वर्गीकरण का आधार। क्या आधार रखा वर्गीकरण का, तो हम बात करते हैं वर्गीकरण का आधार। पहला पॉइंट तो याद रखना है आपको, 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है कोशिका की रचना। कोशिका की रचना कैसी हुई, उस आधार पर। दूसरा पॉइंट याद रखना है आकार के आधार पर। तीसरा पॉइंट याद रखना है आपको कार्य के आधार पर। और चौथा पॉइंट याद रखना है अंतरा कोशिकीय पदार्थों के आधार पर। यानी इनकी कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उस आधार पर भी है एनिमल टिश्यू को जो है कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वो 4 भाग है, आइए देखते हैं अपन। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू कितने भागों में, 4 भागों में। यहां पहला भाग कौन सा है, तो याद रखना उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। दूसरा संयोजी उत्तक, क्या है बेटा, संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तीसरा है पेशीय उत्तक, और इसे कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और चौथा हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका नर्वस सिस्टम टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कितने भाग बांट दिए गए हैं बेटा, 4 भागों में इन्हें बांट लिया गया है। अब इनका निर्माण कौन सी जर्म लेयर से हुआ, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है वर्गीकरण, ठीक है। तो याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखना जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या याद रखोगे, जर्म लेयर, ठीक है। कौन सी जर्म लेयर से इनका निर्माण हुआ है, तो जर्म लेयर क्या है पहले तो याद रखना है। जर्म लेयर का मतलब सिंपल सी बात है कि जब भ्रूण का विकास होता है बेटा, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर गैस्ट्रुला अवस्था के अंदर भ्रूण का जब निर्माण हो रहा था, तो गैस्ट्रुला अवस्था के अंदर 3 परतों का निर्माण हुआ था। उन्हीं 3 परतों को हम क्या कहते हैं बेटा, जर्म लेयर कहते हैं। कौन कौन सी परतें हैं वो तीनों की तीनों, इन्हें हम भ्रूणीय, एक मिनट इसको मिटाते हैं, इधर देखो कौन कौन सी परतें थी वो। एक तो थी बेटा एक्टोडर्म, एक थी मीजोडर्म,
और एक थी बेटा एंडोडर्म। ठीक है, कितनी लेयर? 3 लेयर। ठीक है, ये तीनों लेयरों से जो है भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण हुआ। तो पहले टिश्यू का निर्माण हुआ होगा, फिर उसके बाद में क्या बना होगा बेटा? अंग बने होंगे। तो याद रखना है आपको कि जो उपकला उत्तक है ये तीनों लेयर से मिलकर बनी होती है, तीनों की तीनों लेयर से जो है वह याद रखना है आपको उपकला उत्तक बनी होती है। जबकि अगर इनके बारे में बात की जाए, संयोजी उत्तक के बारे में बात की जाए या फिर जो है पेशीय उत्तक के बारे में बात की जाए तो ये मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। किससे बेटा? मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। और यदि अगर आप बात करो तंत्रिका उत्तक के बारे में बात करो केवल, तो यह एंडोडर्म से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एंडोडर्म से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये जर्म लेयर के बारे में बात हो गई कि ये किस किस से, कौन कौन सी जर्म लेयर से मिलकर बना होता है। देखो तीनों से इसलिए बना होता है बेटा, शरीर में पाए जाने वाले कोई से भी अंग हो, अधिकांश अंगों की बात कर रहा हूं मैं, अधिकांश अंग जो है उनकी जो ऊपरी परत होती है वो किससे मिलकर बनी होती है बेटा? उपकला उत्तक से मिलकर बनी होती है। और शरीर में पाए जाने सभी अंग जो है वो इन तीनों लेयर से मिलकर बने होते हैं। इसी कारण से जो है उपकला उत्तक भी इन तीनों लेयर से मिलकर बनी होती है। बाकी जो है इनमें संयोजी उत्तक की बात कर लो, आप पेशीय उत्तक की बात कर लो, ये मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे ब्लड हो गए, ठीक है, ऐच्छिक पेशियां हो गई, अनैच्छिक पेशियां या हृदय की पेशियां, हृदय अंग जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? मेसोडर्म से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम जितना भी है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तंत्रिका उत्तक से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, यानी एंडोडर्म से मिलकर बना हुआ है। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? उपकला उत्तक के बारे में। देखो बेटा तीनों के बारे में यहां बात नहीं करेंगे, ठीक है, आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन जैसे परिसंचरण के बारे में बात करेंगे, उस समय हम संयोजी उत्तक के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, और लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स हमारा चैप्टर है, उसके अंदर हम बात करेंगे जब हम पेशीय उत्तकों के बारे में बात कर लेंगे। तंत्रिका उत्तक है मानव मस्तिष्क के बारे में, वहां हम इन तंत्रिका उत्तक के बारे में भी हम बात कर लेंगे। यहाँ थोड़ी सी जानकारी हम उपकला उत्तक की ले लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में हमारा देखो एनसीईआरटी में टिश्यू नहीं दे रखे हैं बेटा, ये हटा दिए गए हैं। ठीक है, पहले 3 एनिमल दिए गए थे, है ना, 3 उदाहरण दिए गए थे, अब वो भी हटा दिए गए, एक ही उदाहरण रखा है वो भी फ्रॉग। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वहां से बनेगा, लेकिन बाई चांस अगर इसमें से पूछ लेता है तो भी हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। बाई चांस क्यों पूछ लेगा सर? इसलिए पूछ लेगा क्योंकि बेटा ये सारे ऑर्गन हमारे शरीर में हैं और कई सारे ऐसे ऑर्गन के बारे में हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये इस टिश्यू से मिलकर बना है, ये इस टिश्यू से मिलकर बना है। जैसे अंडवाहिनी की बात कर लो आप, ठीक है, जैसे आप शुक्रवाहिनी के बारे में बात करो, मानव जनन तंत्र के बारे में जब हम आप पढ़ते हैं उस चैप्टर के अंदर, तब इन अंगों के बारे में हम बात करते हैं, वहां हम पढ़ते हैं कि भाई ये उपकला उत्तक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं, पहले उत्तक उपकला उत्तक। ठीक है, अब उपकला उत्तक क्या है? ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू क्या है? ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू जो है याद रखना है, एपिथेलियम टिश्यू से वह ऑर्गन बनते हैं जो क्या कार्य करते हैं बेटा? याद रखना, क्या क्या कार्य करते हैं? कार्य याद रखना है, एक तो सुरक्षा करते हो, ऐसे अंग जो क्या करते हो बेटा? सुरक्षा करते हो, उन अंगों का निर्माण उपकला से होता है। एक श्रावण का कार्य करते हो, किसी ना किसी पदार्थ का क्या कर रहे हो बेटा? श्रावण कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो किसी ना किसी पदार्थ, जैसे हार्मोन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कुछ भी कोई भी पदार्थ अगर स्रावित कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी किससे मिलकर बने होते हैं? उपकला उत्तक से। और इसी के साथ में अवशोषण का कार्य भी करते हो, अवशोषण का कार्य भी करते हो। तो याद रखना है वो सारे अंग किससे मिलकर बने होते हैं? उपकला अंग से। ऐसे कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है? ठीक है, उन अंगों के बारे में बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो उपकला उत्तक से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले त्वचा, सबसे पहले किसके बारे में बात कर लो? त्वचा के बारे में बात कर लो। त्वचा हो गई नाक व कान की ऊपरी त्वचा हो गई, हुई नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, पाचन तंत्र मान लो आप, पाचन तंत्र,
ठीक है, पाचन तंत्र की ऊपरी त्वचा, यानी पाचन तंत्र के अंदर जितने भी अंग काम में आते हैं उन सबकी ऊपरी त्वचा किससे मिलकर बनी होती है? उपकला उत्तक से। शरीर के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी नलिकाएं हैं, नलिकाओं में कौन कौन से आ सकते हैं? अंडवाहिनी, अधिवर्षण, कूपिकाएं, श्वसन नलिकाएं, इत्यादि, या नेफ्रॉन हो गया। ठीक है, इन सब की जो ऊपरी त्वचा है वो किससे मिलकर बनी होती है बेटा? उपकला उत्तक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब ये हमारा टिश्यू कंप्लीट हो गया है। आगे हम बात करते हैं बेटा किसके, जो उदाहरण हमारे दे रखा है, कौन सा उदाहरण दे रखा है? फ्रॉग दे रखा है। अब हम बात करेंगे, चैप्टर में आ जाओ। अब चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। फ्रॉग यानी मेंढक, मेंढक। ठीक है, मेंढक क्या है? तो मेंढक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मेंढक के बारे में बात करेंगे। मेंढक की पहले सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी दोनों दे रखी है। ठीक है, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना दोनों ही मेंढक के बारे में दे रखी है। ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी अगर नीट में क्वेश्चन बनता है बेटा, वो सारे यहां कवर करवा दूंगा मैं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में पहला पॉइंट जो है वो आएगा बेटा क्लासिफिकेशन। क्या आएगा बेटा? क्लासिफिकेशन। मेंढक का क्लासिफिकेशन बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले तो याद रखना है आपको, ठीक है, यहां बात कर लेते हैं। सबसे पहले किंगडम के बारे में बात करते हैं। किंगडम के बारे में बात करते हैं तो एनिमल किंगडम होगा। क्या होगा बेटा? एनिमल किंगडम होगा। यदि अगर फाइलम के बारे में बात की जाए, फाइलम के बारे में बात की जाए तो इसका फाइलम जो होगा बेटा, याद रखना, कोर्डेटा होगा। क्या होगा बेटा? कोर्डेटा होगा। और यदि अगर सब फाइलम के बारे में बात की जाए, कोर्डेटा को भी है ना बेटा, 3 सब फाइलम में बांटा गया है। एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा आपने, तो एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर आपने कोर्डेटा को भी 3 भागों में बांटा गया है, सेप्लेनोकोर्डेटा, यूकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यह किसका उदाहरण है बेटा? वर्टिब्रेटा का। किसका उदाहरण है? वर्टिब्रेटा का, याद रखना है। ठीक है, क्लास क्या है इसकी? क्लास याद रखना है। ठीक है, तो क्लास क्या याद रखना है? एम्फीबियंस है, एम्फीबिया। क्या याद रखोगे? एम्फीबिया। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम क्या है? तो याद रखना, राना टिग्रीना। क्या नाम है बेटा? राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में याद रखना, एक तो सब फाइलम, एक क्लास और एक साइंटिफिक नेम, ये जरूर याद आपको रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसके शरीर के बारे में बात करते हैं, शरीर संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, शरीर, शरीर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शरीर जो है बेटा, इनका 3 भागों में बटा हुआ रहता है। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में बटा हुआ रहता है। कौन कौन सा? एक तो है सिर, एक आ जाता है वक्ष, और एक आ जाता है बेटा उदर। कितने भागों में बढ़ गया? 3 भागों में बढ़ गया। अर्थात याद रखना है, अर्थात क्या याद रखोगे बेटा?
इनमें पूंछ नहीं पाई जाती है, पूंछ अनुपस्थित होती है। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, पूंछ अनुपस्थित होती है, याद रखना। इनमें पूंछ क्या रहती है बेटा, अनुपस्थित रहती है। तो सिर की बात करो आप यदि, तो सिर पर याद रखना है दो तीन चीजें देखने को मिलेगी। एक तो देखने को मिलेगा बेटा इनमें नाक तो नहीं होता, ठीक है, तो यहां क्या होगा, नासिका द्वार होता है, इनमें नासिका द्वार होता है। यदि अगर आंख के बारे में बात की जाए, आंख के बारे में बात की जाए तो आंख जो है बेटा बाहर की ओर निकली रहती है। एनसीईआरटी क्या कहती है, बाहर की ओर निकली हुई। और आंख पर क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात, निमेषक क्या पाया जाता है बेटा, निमेषक पटल पाया जाता है, निमेषक पटल उपस्थित होता है। ये निमेषक पटल क्या करता है बेटा, जब ये पानी में तैरते हैं ना बेटा, उस समय क्या करता है बेटा, पानी के अंदर या तो पानी से सुरक्षा करेगा, या पानी में जो आप ये कह सकते हो कि मिट्टी के, धूल के या किसी और कण जो है वह आंख में ना लग जाए, उनसे सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, नेत्र के बारे में बात करते हैं। नेत्र, तो नेत्र जो है इनमें संयुक्त नेत्र होते हैं बेटा, संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र का मतलब क्या है बेटा, याद रखना, इनमें लेंस कई सारे होते हैं, कई सारे लेंस मिलकर आपस में जो है एक विशेष प्रकार का लेंस बनाते हैं, ध्यान रखना। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, संयुक्त नेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया इसका शरीर तीन भागों में बटा हुआ रहता है। अब इसकी त्वचा के बारे में बात कर, त्वचा क्या है, त्वचा कैसी है इसकी। ठीक है, तो त्वचा के बारे में अगर बात करो तो इसकी त्वचा जो है बेटा, याद रखना है आपको, एक मिनट, एक पॉइंट और डाल देते हैं इससे पहले। सामान्य लक्षण क्या याद करते हैं, सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण। ठीक है, मेंढक के सामान्य लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। और मेंढक के सामान्य लक्षणों में जो पहला लक्षण है, जो पहला लक्षण है वो आ जाता है बेटा त्वचा। क्या आ जाता है बेटा, त्वचा आ जाता है। ठीक है, त्वचा के बारे में बात करते हैं। तो त्वचा जो है बेटा एक नम युक्त होती है। कैसे होती है बेटा, नम युक्त, नमी युक्त होती है। ठीक है, और त्वचा जो है चिपचिपी होती है। कैसी होती है बेटा, चिपचिपी। चिपचिपी क्यों होती है, क्योंकि इनके ऊपर जो है बेटा म्यूकस का आवरण होता है। क्या होता है बेटा, म्यूकस का आवरण होता है। ठीक है, तो म्यूकस का आवरण होने के कारण ये त्वचा क्या रहती है बेटा, चिपचिपी रहती है। और इनकी त्वचा जो है नमी युक्त होने के कारण जो है इनकी त्वचा श्वसन क्रिया में भी भाग लेती है, श्वसन में भी भाग लेती है। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है बेटा, क्या कहती है, मेंढक जो है अपने जीवन काल में क्या नहीं करता बेटा, पानी नहीं पीता। क्यों नहीं पीता, ये त्वचा से ही क्या कर लेते हैं बेटा, त्वचा से ही क्या कर लेते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो जल का अवशोषण या त्वचा से ही कर लेते हैं, तो पानी पीने की जरूरत इनको पड़ती ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। एक और बात याद रखना, इनके रंग की बात की जाए तो रंग की अगर बात की जाए तो याद रखना है आपको कि ऊपरी जो त्वचा है, ऊपरी त्वचा, उसका रंग तो होता है हरे रंग का, हरे रंग का, और धब्बेदार होता है। कैसा होता है, धब्बेदार, हरे रंग का भी होता है और धब्बेदार भी होता है। और निचली त्वचा की बात की जाए, निचली त्वचा के बारे में बात की जाए तो निचली त्वचा जो है इनकी वह कैसी होती है बेटा, हल्की पीले रंग की, हल्की
पीली होती है। ठीक है, हल्की पीली त्वचा इनमें देखने को मिलती है। आगे हम बात करें, दूसरा लक्षण बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा लक्षण देखो बेटा, दूसरा लक्षण देख लो बेटा, यह असमतापी होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? असमतापी। असमतापी क्या होते हैं? असमतापी का मतलब यह होता है बेटा कि इनका शरीर का जो तापमान है ना, वो बाह्य वातावरण के अनुसार चेंजेस होता है। जैसे देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमारे मनुष्य की बात की जाए, अगर मनुष्य की बात की जाए तो जैसे अगर बाहर का तापमान अगर 40 डिग्री है, तो क्या हमारे शरीर का तापमान भी 40 डिग्री होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा तापमान औसतन जो है बना रहता है, यानी 37 डिग्री के लमसम हमारा तापमान बना रहता है ना, यानी नियत है हमारा तापमान। इसलिए बाह्य वातावरण के अनुसार हमारा तापमान चेंजेस नहीं होता, लेकिन इनका तापमान जो है बाह्य वातावरण के अनुसार चेंजेस हो जाता है। कैसे? यदि अगर बाहर का 40 डिग्री है तो इनका शरीर का तापमान भी क्या हो जाता है? 40 डिग्री हो जाता है। यदि अगर इनका बाहर का तापमान अगर गिर जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाता है, तो इनका तापमान भी 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाता है। इस कारण से बेटा इनकी मृत्यु तक हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? इस कारण से इनकी मृत्यु तक हो जाती है। अर्थात ये सभी जगह पे नहीं पाए जाते, ये ऐसे ही वातावरण में पाए जाएंगे जहां जो तापमान है वह 25 से 30 डिग्री या 35 डिग्री के लमसम रहता है। ऐसे ही तापमान में ये रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर या कोई भी एनिमल हो, ठीक है, उसका शरीर जो है एक निश्चित टेम्परेचर पे ही कार्य करता है। जैसे 25 से 30 डिग्री या 35 डिग्री लास्ट आप मान लो, इस डिग्री टेम्परेचर पे ही क्या करता है? कार्य करता है। चाहे कोई भी ग्रंथि हो, हार्मोन बना रही हो, चाहे एंजाइम बना रही हो, ठीक है, कोई भी मेटाबॉलिज्म क्रिया हो रही हो, वो सारी क्रियाएं जो है वह एक निश्चित टेम्परेचर पे ही होती है। ये भी अगर शरीर का तापमान नीचे गिर जाए या बढ़ जाए तो ये क्रियाएं क्या हो जाती है बेटा? बंद हो जाती है, और क्या हो जाती है बेटा? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ये क्या करते हैं? सर्दी के अंदर भी काफी गहराई में चले जाते हैं, और ग्रीष्मकालीन जो मौसम आता है उसके समय भी क्या होते हैं बेटा? ये बड़े गहराई में जाकर अपनी सारी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अगर गर्मी में गए तो ये ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाती है, और सर्दी में गए तो ये क्या कहलाती है बेटा? शीत निष्क्रियता कहलाती है। तो यानी इससे बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर लेते हैं बेटा? ये है इस प्रकार की अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो पहली बात है ना, असमतापी का मतलब क्या होता है बेटा? शरीर का तापमान जो है, शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के अनुसार बदल जाता है। याद रखना, बाह्य वातावरण के अनुसार क्या हो जाता है बेटा? बदलता रहता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए ये दो प्रकार की क्रिया दर्शाते हैं। एक तो शीत निष्क्रियता, निष्क्रियता, और एक दर्शाते बेटा यह है ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, शीत निष्क्रियता का मतलब यह शरद मौसम में, शरद मौसम में भूमि की गहराई में चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, और वहां जाकर क्या करते हैं? अपनी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो हैं, उपापचय क्रियाएं, वो क्या कर लेते हैं बेटा? बंद कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही ये कहां दर्शाते हैं? ग्रीष्म काल में भी दर्शाते हैं, ये याद रखना है। आगे हम बात करेंगे।
ये हमारा तीसरा पॉइंट। आगे हम बात करते हैं, इनके अंदर बेटा है ना एक और खासियत होती है। क्या खासियत होती है कि जैसे कोई भी शिकारी आता है, ठीक है, इनका शिकार करने आता है, तो ये क्या करते हैं बेटा, जिस वातावरण में रह रहे हैं ना, उसी वातावरण के अनुसार अपना कलर जो है, अपना रंग जो है वो परिवर्तित कर लेते हैं, ताकि उस वातावरण में क्या कर जाए बेटा, छिप जाते हैं। ये विशेष ध्यान याद रखना है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, अनुहरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुहरण। क्या कहते हैं, अनुहरण। क्या कहा जाता है बेटा, अनुहरण कहा जाता है, यानी रक्षात्मक परिवर्तन। सुरक्षा परिवर्तन, यानी अपनी रक्षा के लिए यह जो है बेटा बाह्य वातावरण के, अपनी रक्षा के लिए शिकारी से, क्या बेटा, शिकारी से बचने के लिए, ठीक है, अपनी रक्षा के लिए या शिकारी से बचने के लिए जो है यह वातावरण के अनुसार त्वचा का रंग परिवर्तित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। उस प्रकार से इसी क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, इस प्रकार से रूप बदलना अपना क्या कहलाता है बेटा, छद्मावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, छद्मावरण कहलाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, छद्मावरण कहते हैं, ठीक है। और ये छद्मावरण यदि रक्षात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, अनुहरण के नाम से भी जाना जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा चौथा पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, ठीक है, अब इधर देखो बेटा, इनके शरीर की बात की जाए तो इनके शरीर पे जो पैर है ना, पैर, ठीक है, इन पैरों की अगर बात की जाए तो इनके आगे के जो पैर होते हैं यानी अग्रपाद जो होते हैं, अग्रपाद, इन अग्रपाद पर याद रखना है बेटा 4 उंगलियां होती है। क्या होती है बेटा, 4 उंगलियां होती है। और इन 4 उंगलियों में जो पहली उंगली है, नर की बात कर रहा हूं मैं, मादा के अंदर तो होते ही नहीं है मैथुना, लेकिन नर की बात कर रहा हूं। नर की जो पहली उंगली है ना बेटा, वह मैथुन अंग का कार्य करती है, मैथुन अंग का कार्य करती है, याद रखना है, ठीक है। और पशुपाद की बात करो, पाद की बात करो तो 5 उंगलियां होती है, अंगुलियां होती है, 5 उंगलियां होती है। और एक और बात याद रखना है, ये उंगलियां जो हैं झिल्ली युक्त होती है। कैसी होती है बेटा, झिल्ली युक्त होती है, जो क्या करती है बेटा, तैरने में मदद करती है, तैरने में मदद करती है। ठीक है, तैरने में मदद करती है, ये बात याद रखनी है। एक लास्ट पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखोगे आप, एक लास्ट पॉइंट याद रखना है आपको, इनके अंदर जो है बेटा लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता। अब ये क्या होता है गुरुजी लैंगिक द्विरूपता, यानी बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लैंगिक लक्षणों के आधार पर यदि अगर हम नर और मादा की अगर पहचान कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लैंगिक द्विरूपता। यानी बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षणों के आधार पर, नर व
मादा की पहचान करना क्या कहलाएगा बेटा? लैंगिक द्विरूप। स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता जो है ओनली किसमें देखने को मिलती है? मनुष्य में देखने को मिलती है। मनुष्य को आसानी से हम पहचान सकते हैं कि ये नर होगी या ये मादा होगा, ठीक है। लेकिन इनमें भी ऐसी देखने को मिलता है। कैसे? कि जो नर होता है ना बेटा, नर, ठीक है, इस नर के अंदर वाक यंत्र होते हैं, ठीक है, वाक यंत्र होते हैं, जिससे क्या होता है बेटा? आवाज उत्पन्न हो सकती है, आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये आवाज जो है वो उत्पन्न होती है वाक यंत्रों की सहायता से, इसलिए इनकी आवाज जो है बड़ी तेज होती है, ठीक है। और इनमें मेथुनांग भी होते हैं, मेथुनांग भी उपस्थित होते हैं। तो याद रखना है, इनमें एक तो वाक यंत्र होते हैं, ठीक है, और एक क्या होता है बेटा? मेथुनांग उपस्थित। जबकि मादा के अंदर, अगर मादा की बात की जाए तो मादा के अंदर ये दोनों ही लक्षण अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। समझ गए? ये हो गए इसके सामान्य लक्षण। अब इसके बारे में हम जो है इसके एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, आंतरिक लक्षणों के बारे में, यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ठीक है। इन सब अंगों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं।